नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अधिकार। एक आम आदमी का अधिकार क्या और कंप्लेंट और आरटीआई। कंप्लेंट और आरटीआई ये दोनों क्या चीज़ है, इस विषय में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन आरटीआई का यूज़ नहीं करते। क्योंकि आरटीआई, अगर मैंने पहले कहा कि अगर कोई देश में अधिकार कुछ भी है तो सिर्फ एक आरटीआई, सूचना का अधिकार, वो एक आम आदमी का अधिकार है। लोगों के अंदर जो डर है उस विषय में बात करेंगे। पहले हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जो आदमी की, जो एक इंसान के अधिकारों का हनन किस तरह किया जाता है। संविधान, हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है कि जो भी न्यायालय ऑर्डर देगा वो सभी पे लागू होगा, उसे सभी को मानना पड़ेगा। बराबर है। अब ये मुझे बताइए, अभी कोर्ट जो न्यायालय है, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, वो भी व्यापार पे की शुरुआत कर चुके हैं। वो भी व्यापार की शुरुआत कर चुके हैं। अधिकारी तो करते ही हैं, लेकिन न्यायालय क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई, हमारे सामने एक केस आया है, स्पेशल लीव पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। का नंबर है 25924 2023 का, जिसका ऑर्डर 10/5/2024 को हुआ। ये मैटर रिलेटेड था 38 की नोटिस का, जिसके अंदर बहुत सारे लोग पिटिशनर थे, बहुत सारे पिटिशनर थे, कुछ इंटरवीनर्स थे। वहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत सारी बातें अच्छी कही। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बातें उन्होंने की वो एक आम नागरिक का अधिकार है, वो चीज़ उन्होंने बताया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एनेक्शन 2, जो एनेक्शन 2 बनता है, इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक पात्र, एलिजिबल, एक अपात्र, इनएलिजिबल, और तीसरा होता है जिसका नाम एनेक्शन 2 में समाविष्ट नहीं रहता है, इंटर नहीं रहता है, उसका नाम एनेक्शन 2 में है ही नहीं। अब ऐसे 3 कैटेगरीज के लोगों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कहा कि ये जिनका नाम एनेक्शन 2 में नहीं है, या जो अपात्र लोग हैं, उनको जो भी अपीलेट अथॉरिटी है या कंप्लेंट अथॉरिटी है, वो प्रीफर करेंगे कि भैया 3 हफ्ते का समय देंगे कि आप अपनी पात्रता के लिए अपीलेट अथॉरिटी या कंप्लेंट अथॉरिटी के पास पुटअप कीजिए, और जब तक उसका ऑर्डर्स नहीं आता है, कोई भी आदेश नहीं आता है, तब तक के लिए वो इविक्शन से प्रोटेक्टेड है। क्या कहा? इविक्शन से प्रोटेक्टेड है, मतलब उनको ऊपर डेमोलिशन कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि उनका ऑर्डर्स नहीं आता है। अब ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब इतना महत्वपूर्ण ऑर्डर, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया और क्या कहा कि भाई ये आदेश सिर्फ उन लोगों पे लागू होगा जो यहाँ पे वादी प्रतिवादी हैं, जो इंटरवीनर्स है और जो वादी है, उनको ही लागू होगा। तो अब मुझे बताइए कि संविधान के अंदर जो लिखा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर को सबको मानना पड़ेगा,
तो एक आम आदमी का अधिकार क्या? अब यहाँ पे मसला आता है ग्राउंड ऑफ प्रियोरिटी, समानता का अधिकार। तो इस न्यायालय में जो भी जज बैठे थे उन्होंने ऑर्डर्स तो बहुत ही अच्छे दिए। वो ऑर्डर्स इतने अच्छे थे कि अगर इसको जनरल करते थे तो शायद लोगों को कुछ राहत मिलती थी। उन लोगों को राहत मिलती थी जो लोगों को प्रताड़ित किया जाता, जो विक्टिम्स हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट होने के बावजूद पात्रता नहीं की जाती है, जिनके डॉक्यूमेंट होने के बावजूद अनिर्णित कर दिया जाता है और जिनका नाम ही समाविष्ट नहीं किया जाता है जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट है। अब इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैं भी उसी में का भुक्तभोगी हूँ। हमारी भी जब सोसाइटी बनी और इलेक्शन बने ना, तो मेरा रूम बंद दिखाया गया, नाम नहीं डाला, अपात्र किया गया, जिसकी मैंने फाइट किया और इनको ऐसा इसी तक लेके गया। सिर्फ एक मुद्दे पे, मुद्दा ये था कि भाई झोपड़ी में झोपड़ी धारक अपात्र होता है या झोपड़ी अपात्र होती, उस बारे में मुझे गाइडलाइंस की कॉपी दीजिए। यह मैटर जब एसआईसी में चला, एसआईसी ने डॉक्यूमेंट देखे, उन्होंने तहसीलदार को बोला कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे कैसे कर रहे हो। अब उनके पास बहाना क्या था कि भाई जब हम सर्वे पे गए थे तो इनका घर बंद था। मैंने बताया सर ये तारीख को ये लोग सर्वे पे आए थे, वहाँ पे मैंने अधिकारियों से मेरी बहस भी हुई, मेरा परिवार था, घर खुला था और मेरी बहस भी हुई। बहस में मैंने सिर्फ इतना पूछा कि सर आपको सर्वे करने के लिए आना था तो आपको यहाँ पे अनाउंस करवाना चाहिए था ना, पब्लिकेशन करवाना चाहिए था कि भाई इस समय हम सर्वे के लिए आ रहे हैं और सर्वे को मदद करिए। आपने तो कोई पब्लिकेशन नहीं किया, आप डायरेक्ट आ जा रहे हो भैया सर्वे करना है, तो ये गवर्नमेंट रूल के खिलाफ नहीं है। फिर मैंने कहा कि सर जिस डेट पे सर्वे करने आए थे इनका डेट पूछिए सही है नहीं, तो उन्होंने देखा, बोले हाँ डेट सही है। बोला सर उसी दिन मैंने कंप्लेंट फाइल किया, ऑब्जेक्शन लिया उनके खिलाफ कि भैया अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इन्होंने बहस करने के बाद मुझे कोई डिटेल्स नहीं दिया और मेरे घर का सर्वे नहीं करके उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपका मैं नाम नहीं डालूंगा, देखो आप क्या उखाड़ लेते हैं। और ये मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। कमीशन ने देखा, तहसीलदार को बोला भाई क्या है ये। अपीलेंट का कहना सही है कि जब भी सरकार कोई भी एक्टिविटी करती है तो लोगों को इत्तला करनी पड़ती है 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले कि भैया सरकार का जो भी नियम है, जो सर्वे है वो होने वाला है, आप कोऑपरेट कीजिए। मैं बोला ये अचानक में आए और मुझे बोलते डॉक्यूमेंट, अभी सर मैं डॉक्यूमेंट कहाँ झेरॉक्स लेने जाऊँ। अगर ये मुझे बताते थे कि भाई मैं तो डॉक्यूमेंट का अपना जो डिटेल्स है जमा करता था और लाके इन्हें सबमिट करता था मैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब वहाँ से ऑर्डर्स पास किया गया कि भैया मुझे 15 दिन में खुलासा करो कि तुम्हारे ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं मारा जाए, मुझे एफिडेविट फाइल करो। किसको? जो पीआईओ थे, जन सूचना अधिकारी को ऑर्डर्स दिया। अब जन सूचना अधिकारी की हलक में आ गई कि भाई अब मैं एफिडेविट फाइल क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सर्वेयर सब थे। बोले सर आपका जो भी घर है आप अपील फाइल कर दीजिए, हम पात्र करते हैं। मैंने बताया सर 2012 से तो अपील फाइल, मैंने तो कमीशन भी बताया ना 2012 में अपील फाइल किया, 2014 में मैंने जोड़ पत्र 3-4 भरा जो 2014 का जीआर था। अब मैं बार बार ये जी भरते रहूँ और आप लोग यहाँ पे गायब करते रहो तो भाई मैं कितनी बार भरूँ, तो गलती आपकी है मेरी है। तब मुझे तहसीलदार, बहुत अच्छे मेरे मित्र थे, दयाल सिंह ठाकुर बहुत अच्छे थे। उस समय कंपनी अथॉरिटी बांद्रा, उस समय कोई 1-2 नहीं था, वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट बांद्रा, और उस समय डिप्टी कलेक्टर जो थे हमारे कलम्बे साहब थे, वो भी बहुत अच्छे अधिकारी थे, नॉलेजेबल थे। मुझे कहा कि सर आप 2016 का जो आया वो भर दीजिए, हम करके देंगे। मतलब सर कितने दिन में कीजिएगा। पहली बार मेरा सर्वे किया, 1-1.5 साल हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अब कभी करेंगे मुझे बताइए, नहीं छोड़ देते ना, 15 दिन में आपको एफिडेविट फाइल कीजिए, चलते वहाँ बात करेंगे। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं सर आप मुझे
जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्रोवाइड कर दीजिए, हमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे बताइए, मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए। मतलब बिल्कुल दूंगा, मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूंगा। मैंने जो मतदार यादी का उतारा होता है 2014 का, 2000 सॉरी 1995 का, 9195 का, 2014 का, दोनों उतारा पर निकाल के रखा था मैंने। मतलब दोनों ओरिजिनल कॉपी सबमिट किया, लाइट बिल ओरिजिनल कॉपी सबमिट किया। उसके बाद मेरी पात्रता हुई। उसमें कुछ मैटर्स आए कि भाई डेवलपर्स हमारे ऊपर एक्शन लेंगे, सोसाइटी एक्शन लेगी। मैंने वो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि भाई यदि कि सोसाइटी ने लेटर दिया है, 4-4, 5-5 बिल्डर ने लेटर दिया है, मैंने उसके रिप्लाई भी दिए हैं, ये देख लीजिए। तो वहाँ पे मेरी पात्रता हुई। अब ये चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ये वहाँ पे नाम नहीं डालते। ये मेरा मैटर नहीं है, मेरे जैसे कई लोगों के होंगे तो जानबूझ के सोसाइटी और डेवलपर वहाँ पे नाम नहीं डालते। उसका कारण क्या है? तो दोस्तों कारण जान लेते हैं पहले 2 मिनट के लिए। कारण ये है कि आपके इलाके में जो भी जानकार बंदा होगा, जो कानून के बारे में जानता है, उसे इसी तरह ये लोग अवॉइड करके रखते हैं। या तो उसे अपात्र कर देंगे, अनिर्णित कर देंगे, या नाम नहीं डालेंगे। उससे फायदा क्या होता है बिल्डर को और वहाँ की जो स्वयं घोषित सोसाइटियाँ हैं, उसको फायदा एक ही होता है कि भैया ये बंदा अपात्र है तो सोसाइटी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्योंकि सोसाइटी में जब तक आप मेंबर नहीं होगे तब तक आप सोसाइटी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये बात आप समझ लीजिए, कहीं पे भी आपका लोकल स्टैंडी आएगा ही नहीं। मैं भुगत चुका हूँ। 2016 में मेरी पात्रता हुई। 2016 में 6 महीने बाद मैंने कमेटी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। कमेटी के ऊपर ऑब्जेक्शन होने के बाद वहाँ पे 6 महीने हियरिंग चली। हियरिंग के बाद ऑर्डर्स आए। ऑर्डर्स आने के बाद प्रशासक बैठे। प्रशासक के बाद प्रशासक ने लेटर दिया डिपार्टमेंट को, भैया कॉपरेट सोसाइटी कॉपरेट नहीं करे, मुझे ताबा नहीं दे रही है। उन्होंने तहसीलदार ने लेटर तहसीलदार को दिया गया अंधेरी। अंधेरी से लेटर आया पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जब लेटर आया तो ये 2017 में बिल्डर ने 152 में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है महसूल में, वहाँ पे अपील फाइल कर दी। जो महसूल और सोसाइटी का एक ही है, वहाँ फाइल कर दिया कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास। कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास 6 या 7 महीने अपील पेंडिंग पड़ी थी, कुछ नहीं हुआ था। अचानक में ऑर्डर्स निकाल दिया। तो उसमें क्या लिखा गया कि भाई ठाकुर अपात्र हैं और ठाकुर को सोसाइटी में हस्तक्षेप करने का कोई भी राइट्स नहीं है। ये सोसाइटी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। अब वहाँ तो पूरा मैनेज था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑर्डर क्या दिया कि ठाकुर पात्र हैं या अपात्र, इस बात की कोई पुष्टि एआर डिपार्टमेंट से नहीं की गई। भाई मैंने जो कंप्लेंट फाइल किया था उसके अंदर बाकायदा अपना सप्लीमेंट्री एनेक्शन लगाया था, लेकिन डिपार्टमेंट ने वो काम नहीं किया। क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट की मिली भगत थी। बिल्डर के गांधी जी पहुंचे थे सब जगह। क्योंकि भाई देखिए, जहाँ पे बड़े लोगों की बात होती वहाँ बड़े लोग क्या करते, खुद नहीं जाते, गांधी जी को भेज देते हैं। और गांधी जी जैसे अधिकारी और ये सुपीरियर जो होते हैं उनके पास पहुँचे कि वहाँ पे सब कुछ पलट जाता है। दिन को भी रात बता देते लोग। अब बताइए, वहाँ पार्टी कोई नहीं है, ना एआर डिपार्टमेंट है, ना मुझे पार्टी बनाएगी, जबकि मैं मेन कंप्लेनेंट था। मुझे पार्टी नहीं बनाई सोसाइटी ने। अकेले जाके वहाँ पे अपना कोऑपरेटिव मिनिस्टर के यहाँ पे सेक्शन 152 महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर में वहाँ अपील फाइल करते हैं और अकेले ऑर्डर्स लेके आ जाते हैं। बराबर। तो ये चीज़ें मैंने झेला हूँ। इसके लिए आपको मैंने बार बार कहता हूँ कि दोस्तों, सब काम बाद में, पहले अपनी पात्रता। अब चलिए, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को क्या जो होता है इसमें लिखने के, भैया एक सिर्फ इन्हीं लोगों को लागू होगा। क्योंकि अगर वो लिख देते थे कि भाई ये चीज़ ऐसी है, हर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, तो हर गरीब झोपड़ी धारक को अधिकार मिलता था कि भैया नहीं, पहले पात्रता कराने के बाद ही घर टूटेगा। यहाँ पे रोक लगाएगी। यहाँ भी गांधी जी गए होंगे, 100% गए होंगे। बिना गांधी जी के कोई भी ऑर्डर्स को इंटरप्रेट नहीं करता है। यहाँ भी गांधी जी के होंगे। क्या जो होता है इसमें लिखने के लिए, खाली इन्हीं लोगों को लागू होगा।
भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये पूरे देश को लागू होगा, हर उस पीड़ित को लागू होना चाहिए ग्राउंड ऑफ प्रियोरिटी पे। समानता का सबको अधिकार है, तो क्यों उनको उनके अधिकारों को हनन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये मुझे बताइए। क्या ये जज जवाब देंगे कि ऐसी क्या खासियत थी कि खाली पर्टिकुलर जो वहां पे वादी थे और जो इंटरविनर्स थे, मध्यस्थी, उनको ही दिया गया, उसके अलावा किसी को नहीं गया। और ऊपर से कहा कि इस एनेक्सल 2 में इसमें नंबर दिया 2023, मतलब क्या उनकी सोसाइटी के एनेक्स बस खाली एक जनरल क्यों नहीं किया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। यहीं से हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, यहीं से हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, बोलने का अधिकार है मुझे बोलने का अधिकार है, क्यों नहीं बोलूं मैं। जहां पे एक आम आदमी का अधिकारों का हनन होगा वहां मैं बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता, मुझे बताइए। आज नेता लोग तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो उनके ऊपर क्या कर लेती है सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर तो एक्शन नहीं लेती, तो मेरे ऊपर एक्शन ले लीजिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है। ये चीज यहां पे हो गई। अब दूसरी चीज, अब पात्रपात के मैटर से उठ के आइए, यहां से पात्रपात में ही भाड़े का मैटर आ जाता है, भाड़े का मैटर आता है। जो डेमोलिशन होता है, बिल्डर स्टार्टिंग में क्या बोलते, 33-30 में भाई मानवता के आधार पे हम 1 साल का भाड़ा देंगे, आप अपनी पात्रता करवाइए। तो मुझे एक बात बताए, एनेक्सल 2 बनाता कौन है, कंपनी अथॉरिटी। और कंपनी अथॉरिटी को सपना गिरता है कि इस एरिया में एनेक्सल 2 बनाना है। कौन बोलता है कि भैया एनेक्सल 2 बनाओ, कौन कहता है, मुझे बताइए। हमने बहुत सारी क्लासेस आपकी ली, हमारे जो दर्शक है शायद उनको पता भी होना चाहिए। मैंने बार बार, अभी कल की वीडियो में मैंने बताया कि एनेक्सल 2 कौन बनाता है, इसकी स्क्रूटनी कौन करता है, सब पता है मैंने आपको। अब यहाँ पे जब उस सोसाइटी द्वारा एनेक्सल 2 के लिए एप्लीकेशन किया जाता है, तो क्या सोसाइटी को नहीं पता कि भाई आप ये जो बंदा है ये हमारी सोसाइटी के एरिया में कब से रह रहे हैं? क्या कारण है कि उनको पता ही नहीं होता है, और डॉक्यूमेंट होने के बाद भी अपात्र किया जाता है, अनिर्णित किया जाता है, या तो नाम नहीं डाला जाता है। तो ये चीज़ के बारे में हम बहस कर चुके हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, 1 साल के बाद भाड़े देने बंद। अब व्यक्ति परेशान। अब जो व्यक्ति एक नौकरी पेशा है या उसके अपने छोटे मोटे व्यापार है, वो छोड़ के इशारे के चक्कर काटता है, व्यापार खत्म, व्यापार खत्म। जिस चीज को आप काट नहीं सकते सर, कि जो लड़ रहा है उसको पता होगा कि भैया इस लड़ाई के अंदर मेरी कमाई नष्ट हो गई, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग वर्क था वो दोस्त, पावर एक्स के नाम से मेरे 2 पिन 3 पिन मल्टीप्लग, ये मैन्युफैक्चरिंग था मेरा खुद का, समझ रहे हैं। वो पूरा बिजनेस मेरे लड़ाई में चला के डूब गया। मैं दिन भर इस सारे के चक्कर काटूँ, डिपार्टमेंट के चक्कर काटूँ, कंप्लेन अथॉरिटी के चक्कर काटूँ, उसमें पैसे डालूँ, तो बिजनेस क्या चलेगा। बिजनेस के लिए समय चाहिए, और ये लड़ाई समय देती नहीं है। ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और आप खुद इसके अंदर एडमिट करेंगे कि भाई ये सही बात है। मैं एक बार नहीं बेरोजगार हुआ हूँ, मैं 2-2 3-3 बार बेरोजगार हुआ हूँ। जब भी नए धंधे डाले, ये बिल्डर लोगों की लड़ाई के चक्कर में मेरे धंधे बर्बाद हो गए। अभी भी मैं बेरोजगार बैठा हूँ, मेरा कारखाना है काज बटन का, 7-8 मशीनें हैं। अब मैं दिन भर एसआरए भागूंगा, कंपनी अथॉरिटी भागूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, तो काम कब करूंगा। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं एक गरीब परिवार के लिए, एक झोपड़ी धारक के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें भी हुआ क्या वो भी बताता हूँ। अब डिपार्टमेंट में मनमानी की जाती है। अब एक मैटर गया 2019 में, जिसका नंबर रीड पिटीशन एल नंबर 3219 2019 में 3219 ऑफ 2019, ये मैटर गया भाड़े के मैटर में, जिसमें ऑर्डर हुआ 13/1/2020 को। उस मैटर को स्पेसिफाई कोर्ट ने कहा कि एक बात बताइए
एक घर टूटा हो 2010 में, उसकी पात्रता हुई 2017 में। कंपनी अथॉरिटी ने उसमें क्या करके पात्रता किया कि वो व्यक्ति प्रायर टू डाटम लाइन, तो 1/1/2000, क्योंकि पहले जो डाटम लाइन थी 1/1/95 थी, उसके बाद चेंज होके 2/1/2000 हो गई। तो उसमें लिखा है कि भाई ये प्रायर टू डाटम लाइन 1/1/2000 के पहले से रहते थे, इसलिए ये पात्र हैं। तो इनको भाड़े डेमोलिशन के बाद, पात्रता के बाद क्यों देना चाहिए? इनको भाड़े लागू होते हैं डेट ऑफ डेमोलिशन से। जिस दिन इनका घर तोड़ा गया उस दिन से इनकी रेंट लागू किए होना चाहिए, और कोर्ट ऑर्डर देता है कि इसको लागू किया जाए, और आगे ये जो भी है इस विषय में कदम उठाए जाए, परिणामी कदम उठाए जाएंगे, ये ऑर्डर्स दिया है। बराबर है। आज भी एआर डिपार्टमेंट आज भी इन चीज़ों को दरकिनार करके ऑर्डर देती है कि भाई पात्रता के बाद से आपने कितने भाड़े दिए डिटेल्स दो, पात्रता के पहले आपने जो भाड़े दिए हमारा कोई लेना देना नहीं। ये भाई ये क्या है? ये क्या है? मतलब ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है किसके लिए? किसके लिए? और एक ऑर्डर्स नहीं है दोस्तों, ऐसे 2-3 ऑर्डर्स आ चुके हैं। इसके पहले एक लेडी का भी ऑर्डर था जो अकेली लड़ी थी, उसको भी ऑर्डर दिया था कि भाई डेट ऑफ डेमोलिशन से दिया जाए। फिर ये अधिकारी क्यों नहीं सुनते? अभी आज ये हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे, उन्होंने बताया कि सर ये देखिए लेटर दिया है। मैंने बोला दोस्तों तकलीफ एक ही चीज़ की, आप लोग समझते नहीं हैं। मैं जब एसआरए के ऊपर यहाँ पे पक 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 करूँगा ना तो आप लोग वीडियोस देखते हैं, और जब आरटीआई पे डालूंगा तो आप लोग नहीं देखते। इसलिए मैं आरटीआई की वीडियोस समय समय पे लेके आता हूँ कि शायद थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन मैं एसआरए से ज़्यादा आरटीआई में इंटरेस्टेड हूँ। एसआरए से ज़्यादा आरटीआई में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे बताइए 153 सर्कुलर निकला 2015 में, 6/6/2015 को 153 का सर्कुलर बनाया गया। उसके पहले तो भाड़े का प्रोविजन था ही नहीं, और 1/6/1/15 के बाद इस 153 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बल्कि उस समय एक सर्कुलर और थे 153A। अब ध्यान से सुनिए, मैं बार बार चीज़ नहीं बताऊंगा। 153A एक सर्कुलर था, पुरानी बुक लीजिए उसमें सर्कुलर होंगे, या नेट पे भी जाएंगे, नेट पे आपको 153A का सर्कुलर मिलेगा। लेकिन भाई ये सरकार ने 153A का सर्कुलर निकाल दिया। क्या किया? गाइडलाइन से निकाल दिया, दरकिनार कर दिया। क्यों? 153A में था क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 153 में लिखा था कि जो व्यक्ति अनिर्णित है उनको भी भाड़ा प्रोवाइड किया जाएगा। कितनी बड़ी बात लिखी थी? उनको भी रेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहां प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? कंपनी अथॉरिटी की गलतियां। अभी आप आपके एनेक्शन 2 देखिए, अपात्र कौन होता है मुझे बताइए ना। अपात्र कौन होना चाहिए? जब आपका मूल एनेक्शन 2 निकला, आप डायरेक्ट अपात्र कर देते। व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप क्या लिख देते हो? पुरावे सादर के लिए नहीं मनून अपात्र। अपात्र कैसे होगा? जब उसने डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं तो आपने डिसीजन कैसे लिया कि दैट पर्सन इज द इनएलिजिबल? अरे भाई, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं आपका, तो आप अंदाजा लगा के अपात्र कर रहे हैं। वहां पे आएगा अनडिसाइडेड, मतलब अनिर्णित। पूरे एनेक्शन में आप देखिए अपात्र की कैटेगरी कहां आती है? जहां उनके डॉक्यूमेंट डाटम लाइन के बाद के होंगे। अब पहले डाटम लाइन एक ही थी 1195, उसके बाद उसको चेंज किया गया, 11/2000 हुआ। 2018 में एक डाटम लाइन और आ गई, अब है 1/1/2011 के पहले सशुल्क, जो रेसिडेंशियल को लागू होती है। बराबर है। अब मुझे बताइए इसमें कहां अपात्र होने के चांसेस हैं? मुझे बताइए। मैं बोलता हूं 100 में से इक्का दुक्का व्यक्ति होगा
जो उसमें अपात्र होगा, जो वो भी व्यक्ति कौन होगा जो डबल टेबल करते हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, मैं समझ जाता हूँ भाई ये एक ही रूम के अंदर पार्टीशन मार के वापस सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोला कि भाई मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। भाई आपके एक रूम पात्र है, 2 रूम पात्र है, तब भाई पूरा यार आप इंडिया ही ले लोगे, ऐसे नहीं होता है सर। मैंने बार बार अपनी वीडियोस बोला, आपके मतदार यादी में पहले जाके देखिए झोपड़ा नंबर आपका क्या है। एक ही झोपड़ा नंबर रहेगा, आपको मिलेगा नहीं। उस नंबर पे चल रहा है मेरा मैटर, देखेंगे कब आता है उसका रिपोर्ट। अभी 30 तारीख को उन्होंने भेजा है कमीशन आयोग ने बीएमसी को, सॉरी कमीशन आयोग नहीं, ये चेयर अपना इलेक्शन कमीशन ने, जो हमारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन है मुंबई के, उन्होंने जिलाधिकारी वहाँ के भेजा वहाँ पे कि भाई इनका जो भी है वो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आप इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्योंकि उनका कहना है कि 1995 से हमारे पास आए, इसके पहले बीएमसी ये सब करती थी, तो बीएमसी जवाब देगी। मतलब ठीक है सर भेज दीजिए उनके पास। तो उन्होंने भेजा है 6/3 में, तो उसका परिणाम आने दीजिए तो बताऊंगा मैं क्या है आगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है, उन्होंने तो लिख दिया, अब आप फाइट कैसे करेंगे? दोस्तों कंप्लेंट है ना, अब डिपार्टमेंट कितनी भी डालिए कोई सुनवाई नहीं होगी, ना आपसे कोई बात करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आज का नहीं है, ईयर ऑफ 2000 से मैं देख रहा हूँ। भाई 2000 से जब भागता था ना, 2002 में जब आरटीआई आई ना, जब वो जीआर हमने पढ़ा, आरटीआई का नोटिफिकेशन, हमने तुरंत आरटीआई एक्टिवेशन चालू कर दिया। हमें भी नहीं पता था कि क्या होता है, ये भी बता रहे हैं, हमें भी नहीं पता था। आपने आरटीआई का नोटिफिकेशन सबसे अपील भी फाइल कर दिया। अब उसमें लिखा था 30 दिन में। अब डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं आरटीआई है क्या, सूचना का अधिकार। उसमें महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन एक्ट था 2002। ऐसे बहुत सारे स्टेट में पहले निकले थे, बाद में इसको सेंट्रलाइज किया गया। अब ये जब अपील डाला तो अचानक हमको लेटर आया, भाई हियरिंग है। हम भी परेशान हो गए, भाई काय की हियरिंग है, किस चीज़ की हियरिंग है? उस पर लेटर देखा, इस दिन का आपका अपील निकाला। देखिए सही क्या होता है अपील में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ क्या होता है अपील में। ये मेरे ख्याल से 2003 की बात है। और जैसे ही हम लोग अपील में गए, वहाँ देखा तो भाई वहाँ दंग रह गए हम लोग। यार वहाँ पे हमारी बाजार है, हमारी सुनी जा रही है। एक अपील हुई, 2 अपील हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 10 हुई, 20 हुई। अरे इसके बाद तो हम लोगों को तो जैसा नशा चढ़ गया, आरटीआई का नशा चढ़ गया। भाई कंप्लेंट छोड़ो, नहीं चाहिए, आरटीआई डालो। भाई वहाँ के अधिकारी बोलने के सर पहले तो 1-2 मैटर में तो बोले यार क्या ये डालते हो आप टिकट लगा के। बोला सर आरटीआई है, आपको पता नहीं टाइम बॉन्ड है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनको हम लोग ना नोटरी में कॉपी देते थे, भाई पकड़ो सरकार का है। अब वो देखने हड़बड़ा जाते। फिर बाद में जब अपील पे अपील चलनी चालू हुई, उसमें से बहुत सारी अपील तो सेकेंड अपील भी हमारी चली जाती थी, और उसमें सेकेंड अपील में 2 से 3 महीने के अंदर हमारा हियरिंग भी हो जाती थी। अब अधिकारियों को दहशत चालू हो गई, भाई ये क्या है, भाई ये क्या है। अब वहाँ पे तकलीफ ये होने लगी कि भैया इनको समझाओ, ये ऐसे आरटीआई डालेंगे हम मरेंगे। अब पूरे डिपार्टमेंट, उस समय एसआरए के डिपार्टमेंट में हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब मतलब हमारे खास थे एकदम बैठक। क्योंकि हम आरटीआई में थे तो हमारी सबसे मुलाकात होती थी, हियरिंग चलती थी, अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस समय मेरे पास प्रस्ताव भी आया था एसआरए से, जो ऑफिसर्स बोले थे कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे पैनल पे ले लो आरटीआई का, जो भी आएगा आप रिप्लाई दो और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप देखो। मैंने बोला सर मेरी लड़ाई चालू है, मैं नहीं आ सकता हूँ। उस समय मुझे ऑफ़र दिया था उन्होंने कि सर आप अगर बोलो तो हम लोग अप्रोच करते हैं डिपार्टमेंट में कि हमको एक बंदे को, क्योंकि उस समय नियम था कि आप किसी को भी पैनल पे ले सकते हैं। सब बहुत सारे लोगों को लिया भी गया था, बहुत सारे एडवोकेट्स भी थे जो नॉलेजेबल थे, उनको भी लिया। अभी देखिए शैलेश गांधी जी कौन से डिपार्टमेंट में थे, कौन से सरकारी नौकरी में थे, लेकिन एसएससी में अप्रोच करके लिया गया था उसी तरह। लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरी लड़ाई वहाँ पे ख़राब हो जाती थी, मैं लड़ नहीं पाता था, इसके लिए मैं नहीं गया। तो इसके लिए मैंने बताया दोस्तों आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए।
जब अपील डालेंगे ना, अपील में ना वहाँ सुनवाई होती है। कोई जो अपील अथॉरिटी आपकी बात नहीं सुने, सीधा बोलना सर या मैडम, ये अपील मैंने जो अपील फाइल किया हूँ, मैं अपीलेंट हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। अगर नहीं सुनना है तो आप ऑर्डर करिए, मैं चलता हूँ। आप ऑर्डर करिए, मैं चलता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बात रखने के लिए, अपने एविडेंस रखने के लिए। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप ऑर्डर पास कीजिए, मैं चलता हूँ सेकेंड अपील। तो जवाब देना, मैं लिख के दूंगा कि आपने मुझे सुना ही नहीं। ये डर, ये डर दोस्तों, डर होता है कानून का डर। हमारा तुम्हारा आप, हमारा और आपका डर नहीं है, कानून का डर है। कानून बहुत कड़क है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जैसे हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बात कही थी, संविधान कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तब पड़ेगा जो अमल में आएगा। फर्क तब पड़ेगा जब उसको अमल में लाया जाएगा। आज एसआरए का कानून बहुत अच्छा है, लोगों को अधिकार दिए गए, लोगों को अधिकार दिए गए, लेकिन जो कानून, जो सर्कुलर्स बने वो लागू नहीं किया जाता है, सिर्फ इंप्लीमेंट कर दिया है, उस पर अमल नहीं किया जाता है। अगर वो अमल करें तो पारदर्शी डेवलपमेंट हो, लेकिन वो अमल करेंगे तो अधिकारियों के पास गांधी जी नहीं पहुंचेंगे। प्रॉब्लम तो गांधी जी का है ना, हर जगह गांधी जी। तो दोस्तों वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, हमारा जो ये टॉपिक बाकी है हम इस पर कल पे भी आएंगे। लेकिन जो हमारे दोस्तों ने जो ग्रुप पे मैंने कहा था कि कल के बारे में बताऊंगा, जो मैंने ऑर्डर्स डाले तो उसके बारे में मैंने बता दिया। ऑर्डर्स क्या है, हर व्यक्ति उस चीज़ पे लड़े, कैसे लड़ना है कल की वीडियो में बात करेंगे। कंप्लेंट क्या काम करती है, आरटीआई क्या काम करती है, इस विषय में बात करेंगे। वीडियोस लंबी हो रही है, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। वीडियोस कैसी लगी कमेंट कीजिए, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो चैनल पे कमेंट कीजिए। हम आपके जो भी सलाह मशवरा, जो आपके उपाय होंगे हम आपको बताएंगे। आपके कमेंट्स बड़े हैं, आप शॉर्ट में डालिए आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भैया मैं लिख नहीं, लंबा हो जाएगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपका नाम लिए बगैर। आप समझ जाइए कि आपका मैटर है। तो दोस्तों जुड़े रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।